अज़र सदीक साहब, गुज़िश्ता रात ही आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था कि सरप्राइज होगा। ये आर्टिकल 5 और फिर वो ऊपर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब हम आर्टिकल 6 लगाएंगे स्पीकर पर और वजीर आजम पर। तो अब होने क्या जा रहा है, करने क्या जा रहे हैं? और ये जो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो 58 है, ये सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली के लिए है, सिफारिश है या पूरी तमाम असम्बलीज के लिए? बहुत शुक्रिया। मैंने रात आपको बता दिया था सारा ज़मीन था, बल्कि आज लाइव ट्रांसमिशन थी 92 के ऊपर भी मैंने ये बता दिया था, बल्कि एक वकील साहब ने मुझे चैलेंज कर दिया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सारा। देखें, ये बुनियादी तौर पर वजह मैंने आप लोगों को रात भी बताई थी और मैंने आपको कहा था, मैं पहली दफा पॉइंट दे रहा हूं, मैंने कहा था कि ये आपको अपना नो कॉन्फिडेंस ले आए आप। ये नहीं कि मैंने ये आपको कहा था, ये नहीं मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको रीजन देनी पड़ेगी क्या रीजन है, और वो रीजन असेंबली में डिस्कस कर रही है। इनके पास तो रीजन ही कोई नहीं कि असेंबली क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉरी नो कॉन्फिडेंस क्यों लेके आ रहे हैं, और उसके रीजन क्या है। रीजन आपके पास है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी सारी सामने आ गई, मटीरियल सारा सामने आ गया, और वो एक एक चीज रिकॉर्ड पे आ गई। और मैंने आपके पास आर्टिकल 5 का भी जिक्र किया था। और आप देखें, ये जो है ना, स्पीकर कस्टोडियन है आपकी असेंबली का, उसके दारी है, उसको सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना समझें, वो ऐसा कोई गैर कानूनी काम करेगा जो आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, और बड़ी मजेदार बात है, आर्टिकल 6 लगाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ये जाके किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले ले, को मैट्रिक में दाखिला ले ले, इनको समझ आ जाए कि आर्टिकल 6 कब लगता है, जब सबवर्जन होती है, जब आप आइन के अंदर आइन के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, वो डिक्टेटर करता है। ये किसने कह दिया आपको? यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर और बड़ी सिंपल सी बात है, इतना परेशान क्यों होते हैं? और आपको मैंने कल ये भी बता दिया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पे एतराज लगाया था, और मैंने यही सारी बातें कही थी, स्पीकर वहां पर उस पिटीशन के अंदर, कि ये वजूहत हैं, कमीशन बनाया जाए बाकायदा, और इस पे अपना तहरीक अदम एतमाद को रोका जाए जब तक इंक्वायरी ना आ जाए। अब ये, और सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस दे दिया, और उन्होंने कहा कि ये स्पीकर का इख्तियार है। साहब ये तो ठीक है, आपने बड़ा अच्छा तरीके से बयान कर दिया हमारे नाज़रीन के लिए। अब ये बताएं व्हाट नेक्स्ट। अभी ऑप्शन कह रहे हैं बड़े खुले हुए हैं दोनों तरफ से कि मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जाना ही जाना है इस मामले में। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी स्पीकर की रूलिंग को, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, एक जवाब दिया जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि जी जिस अंदाज से वो कह रहे थे कि अदम एतमाद बहुत दिनों की पेश की जा चुकी थी, 8 तारीख को 7 तारीख को, उसके बाद से सारा कुछ किया गया, ये प्रियम करने की कोशिश की है, बाद में ये सेकंड थॉट जो है ना ये आए, उसके बाद सब कुछ हुआ। आपको क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे डील करेगी, कैसे, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो मैं गया था जी, सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पिटीशन वापस कर दी। नहीं, आज के वाक़े के बाद। नहीं सर, वो बात वही है ना जी, बात ही वही है कि उन्होंने यही कहा कि जो पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई है वो नहीं चैलेंज की जा सकती किसी कोर्ट के अंदर। ये बाकायदा होल्ड किया, यूसुफ रज़ाक गिलानी के फैसले में भी आ चुका, और कल जब वापस मिली उसके अंदर भी आ चुका। यानी आप अगर वाज़ेह तौर पर देख लें, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और दूसरा, मेरी एक बात सुनिए कि असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, जब असेंबलियां डिसॉल्व होगी कि आप असेंबलियां वापस लेके आएंगे आप? और ये नहीं हो सकता अभी सारे को। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अब कानून बड़ा इसके ऊपर क्लियर है। वो भी चाह रहे थे असेंबली, वो भी चाह रहे थे कि हमने जल्दी इलेक्शन में जाना है, अपोजिशन भी चाह रही थी जल्दी इलेक्शन में जाना है, उन्हें तो चाहिए जल्दी इलेक्शन में। बिल्कुल, सदीक साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने असेंबली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। कौमी असेंबली तहलील होगी जी, होगी जी। अब आपके सामने क्या बात है, बात खत्म होगी सारी। अच्छा, एंड फिनिश। अब क्या करने जाएंगे वहां पर? वहां क्या करने जाएंगे? मुझे अगर साहब वो जुनेजो की मरहूम की असेंबली याद आ रही है। आपको याद है ज़ियाउल हक ने जुनेजो की असेंबली को रिमूव किया था, वो सारा आपके जहन में होगा। और अदालत में वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जी आपकी असेंबली को और आपको गलत तरीके से इन्होंने निकाला है, लेकिन अब जबकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो बेहतर है कि आप इलेक्शन में जाएं। तो आपको लगता है कि अगर वहां समझी जाते भी अदालत में तो अदालत ये कहेगी जी मसला ही खत्म हो गया, जाएं आप इलेक्शन लड़े? बिल्कुल यही है। और वैसे भी देखिए, स्पीकर ने पहले रूलिंग दी है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने पहले ऐसे नहीं किया, बाकायदा रूलिंग दी है। उस रूलिंग की बुनियाद पर उन्होंने कहा ठीक है आप इलेक्शन में जाती हैं, असेंबलियां तहरीर, ये भी यही चाहते हैं, इन्होंने भी इलेक्शन जल्दी कराना था, बात खत्म होगी। और आप चेहरे देखें असेंबलियों में बैठे हुए उनके बेचारे। अज़र सदीक साहब माजरत से वो इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं चाहते थे।
कम से कम जरदारी साहब नहीं चाहते थे। जरदारी साहब तो बिल्कुल भी नहीं चाहते नवाज थे। शरीफ साहब चाहते हैं, जरदारी साहब नहीं चाहते थे। नवाज शरीफ भी नहीं इतना, वो चाहते थे कि चलो नहीं, 3-4 मैं महीने कुछ इत्तेफाक करता हूँ, मैं जी। इत्तेफाक करता हूँ। उनका 6 एजेंडे थे, मैं बता देता हूँ 6 एजेंडे क्या थे। उन्होंने आके नया वजीर आजम लाना था, ठीक है ना जी, और उसके बाद अपनी मर्जी से पोस्टिंग, ट्रांसफर, फंड शंड ये करना था। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर तैनात करने थे उन्होंने नैब को डाइल्यूट करना था। उन्होंने अगला जो काम करना था ईवीएम वगैरह ये सारा खत्म करना था उन्होंने। और उसके बाद आगे उन्होंने क्या करना था, चीफ ऑफ ISI को इन्होंने लेके जाना था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे, और अगला काम था असेंबलियां डिसॉल्व करके अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लेके आना था। एक चीज भूल गए आप, एक चीज भूल गए, राणा सनाउल्लाह को इंटीरियर मिनिस्टर बनाना था और ECL पे लोगों के नाम डालने थे। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे आज उन्होंने कहा कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान को सीधा अडयाला जेल भेजेंगे। मकसूद चपड़ासी को भी कुछ ओहदा देना था। अजहर सदीक साहब, गवर्नर स्टेट बैंक बनाना था। अजहर सदीक साहब, एक चीज बड़ी अहम है। एक जो आज जिस बेस पर ये सब कुछ हुआ है वो है आलमी साजिश, और इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया गया आर्टिकल 5 के तहत कि ये आलमी साजिश के तहत एक बैरूनी ताकत के आलाकार बनते हुए इन्होंने इस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके आया। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला तो अगर आप इधर साइड पे रखें, यही पूरी जो आलमी साजिश थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वैलिड की उसको मतलब स्टैंप लगाई कि हाँ ये ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कंडेम किया। बात यह है कि ये यहां तक नौबत ना पहुंचती अगर पहले उसके ऊपर, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मतलब सिर्फ कंडेम किया, अगर कोई एक्शन तजवीज कर देती कमेटी जो पाकिस्तान में उसके एड्स, अबेटर्स और जो भी होते हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 या वही 124A लगाया जाए। अजहर सदीक साहब यही लेके गया था। वफाकी हुकूमत के पास ये मामला चला गया हुआ है, और वफाकी हुकूमत इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बाकायदा इस पे कमीशन बिठाएगी, और इसकी पूरी TORs बनाकर इसके मंतकी अंजाम तक भी जाएगी। वो आप सुन लेंगे एक आध दिन के अंदर, आप तक ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन अब तक इसकी अप्रूवल दे दी होगी कि इस मामले की कमीशन बना के, कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट के तहत। और दूसरा, सडिशन का पर्चा भी बनता है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की हुई है कि ये बगावत का आर्टिकल 6 का नहीं बनता, ये सडिशन का 124A, यस 124A का पर्चा भी बनता है, मुकदमा भी बनता है, और वो FIA का इख्तियार है। अब देखते हैं उसके ऊपर कब कार्रवाई शुरू करते हैं। जी मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है। एजेंडा था नहीं था, कोई आगे हो गया, कोई पीछे हो गया, कोई पहले नंबर पे चला गया, जो कुछ भी है ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, अभी रेसर यूसुफ रजा गिलानी की जजमेंट मौजूद है, और मैं एक पिटीशन लेके गया और उन्होंने उस पिटीशन में कहा आर्टिकल 69 को सामने रखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देख ही नहीं सकते, इसके ऊपर एतराज लग के मेरे पास आया कि नहीं देख सकते हम इस बात को। चलें, अजहर सदीक साहब, एहसन भून साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब फौरी मुदाखलत करें, यानी कि इसमें चीफ जस्टिस साहब का तो ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से जनाब। मैं बड़ी साहब आपके लीडर हैं जनाब, वो कह रहे हैं। नहीं उनका तो है ना, सुने उनका हर एक को पता है उनकी अलाइनमेंट कहाँ है। उन्होंने अपना पहली पिटीशन फाइल की था हयात नायली के हवाले से, ये रिकॉर्ड की बातें हैं उनके। उसके बाद अभी ये पिटीशन उन्होंने दायर की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, इन्हीं सियासी जमातों को आगे लेके। बात बड़ी सीधी सी है, बड़ी सीधी सी और सिंपल सा इशू। अब तो इसमें राय कुछ नहीं किया। एहसन सदीक साहब, सॉरी अजहर सदीक साहब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद साहब कहते हैं कि आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सर आइन कौन सी आइन की? आपके डिप्टी अटॉर्नी जनरल, हुकूमत के डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं। नहीं राजा खालिद, मैं यही पूछा सर, मैं वही पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल बताए ना, कौन से आर्टिकल की धज्जियां उड़ाएंगी? कहना बड़ा आसान है, आर्टिकल 69 पढ़ लें, वो असेंबली के रूल्स पढ़ लें, इस सारे मामले को जस्टिफाई करना आसान होगा। 17 भी पढ़ लें, आर्टिकल 17 भी पढ़ लें। ये आर्टिकल 69 जी, मैं अगर आपको इजाजत दें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। जी बिल्कुल पढ़ लें। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा ब्रैकेट पार्लियामेंट, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट बी proceedings shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. No officer or member of Majlis Shura Parliament in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court
in respect of the exercise by him of those powers in this article, Majlis Shura Parliament has the same meaning as in Article 66. अजहर बात सिद्दीकी क्लियर होगी, यानी यहाँ तो क्लियर होगी ना, तो क्लियर तो होगी, लेकिन irregularity इसकी या कुछ भी इंटरप्रिटेशन हुआ है, भी तो होगी whatever ना it is. क्यों सलमान, सर, इसकी इसमें इंटरप्रिटेशन भी तो होगी ना। इसमें एक पॉइंट ये भी तो है कि स्पीकर की जिम्मेदारी बनती थी कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो वोटिंग है उसके ऊपर आइन के तहत जो वोटिंग का ड्यूरेशन है उसको मुकम्मल करवाते हैं। This is what I am saying. दूसरी बात ये कि असेंबली बहाल होने की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि असेंबली 93 में बहाल हुई है और उसके बाद टूट गई, वो एक और चीज़ है। असेंबली बहाल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा पहले भी हो चुका है कि कोर्ट ने आइनी हालात को और नवाज साहब की असेंबली बहाल हुई थी, मैं बात करूं कि सदर की जानिब से जो 58(2)(b) के तहत असेंबली तोड़ी गई थी और यही वाली सिचुएशन थी कि कौमी असेंबली जो है वो तोड़ी गई थी और जो सूबाई असेंबलियां हैं वो बरकरार रखी गई थी। तो सदर की जानिब से जो असेंबली तोड़ी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सदर की बदनीयती करार देकर और कहा था कि अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर चुके और उसको